जय हिंद दोस्तों। अभी तक आप और हम मिलके जो पढ़ रहे थे, संविधान खत्म हो चुका है, पॉलिटी चल रहा था। पॉलिटी के अंदर हम लोग जो है संसद को पढ़ चुके हैं। संसद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपका लोकसभा, राज्यसभा पढ़ा जा चुका है। न्यायपालिका को हम लोग स्टडी कर चुके हैं। यानी केंद्रीय शासन व्यवस्था जो होता है, उस केंद्रीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत काम करने वाली सभी प्रकार की प्रणालियों को हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम को देख रहे हैं। इसी में आज हम एंट्री करेंगे राज्य में। सामान्य तौर पे भारत में जो भी शासन व्यवस्था है, सभी की सभी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। वो चाहे आप केंद्र के अंदर देख ले संसद, या राज्य के अंदर देख लीजिए विधानमंडल। यानी विधानमंडल जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, यह भी किस प्रकार का है, तो ये भी आपको जो है कैसी शासन व्यवस्था है ये, तो याद रखिएगा यह भी आपकी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। क्या? विधानमंडल। विधानमंडल की बात की जाए तो इसके तीन अलग अलग पार्ट्स हैं। कौन कौन से? तो राज्यपाल, इसके बाद बात करें तो आपका जो है विधानसभा, और फिर आपकी विधान परिषद। ठीक है, कौन है? विधानसभा, और इसी में आपका शामिल हो जाता है विधान परिषद। कई एक बार बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि भैया ये क्या है, मतलब विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल क्या है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो सीधा आप संसद को सोचिए। जो संसद है वही राज्य में विधानमंडल है। जो संसद के अंदर राष्ट्रपति है वही राज्य के अंदर राज्यपाल है। जो संसद के अंदर लोकसभा है वही राज्य के अंदर विधानसभा है। और जो संसद के अंदर राज्यसभा है वही राज्य के अंदर विधान परिषद है। क्लियर? यानी कि जो कॉन्सेप्ट आपने उन सब के लिए देखा था, वही सब कॉन्सेप्ट को यहां पे इंप्लीमेंट कर दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर? इसमें हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे वो किसको देखेंगे, तो भैया राज्यपाल को देखेंगे। किसको देखेंगे? राज्यपाल को। याद होगा हमने राष्ट्रपति को देखा था सबसे पहले, उसी प्रकार से राज्यपाल को यहां सबसे पहले हम लोग देखेंगे। राज्यपाल जो है यह एक संवैधानिक पद है। आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 152 में राज्यपाल के पद का सृजन किया गया है। यानी कहा गया है कि भारत का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, अब आर्टिकल की चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे थे उसमें पूरे आर्टिकल को हम पढ़ चुके हैं। अब यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग किसकी? राज्यपाल की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनेगा, उसके लिए क्या योग्यताएं, क्या अर्हताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि जो व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है वह भारत का नागरिक हो, क्योंकि गैर नागरिक को यह पद नहीं दिया जा सकता है। दूसरा क्या है, तो 35 वर्ष की आयु को, 35 वर्ष की आयु को वह क्या कर चुका हो? पूरा कर चुका हो। ठीक है, आप याद कीजिए राष्ट्रपति में भी ये कंडीशन था, राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु को पूरा किया जाना चाहिए। हमने आपको क्या बताया था कि दोनों को कंपेयर कर लीजिए। थोड़ी बहुत बातें चेंज होंगी, ऐसा नहीं कि जो सब आप राष्ट्रपति में पढ़े थे सेम टू सेम राज्यपाल में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ हद तक बातें जो होंगी आपकी मिलती जुलती रहेंगी। इसके अलावा हम बात करें तो राज्यपाल जो है इसका निर्वाचन नहीं होता, इसकी नियुक्ति होती है। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? राष्ट्रपति। सामान्य तौर पे भारतीय संविधान में इस बात का जिक्र कहीं पर नहीं है कि राष्ट्रपति जो होगा उसी देश का, उसी राज्य का नागरिक नहीं होगा। ठीक है, यानी उसी राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र का व्यक्ति नहीं होगा। बात समझ में आया? सामान्य तौर पर यह एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है जिसके आधार पर जब भी आप देखिएगा कोई राज्यपाल बनता है तो वह व्यक्ति आपके राज्य का नहीं होगा। बिहार का कोई राज्यपाल बनेगा तो बिहार को छोड़ करके अलग अलग सभी राज्यों से वह राज्यपाल बनेगा, बिहार का नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर बिहार के राज्य के ही व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया जाए तो संवैधानिक कुरीतियां आ जाने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, पक्षपात होने की संभावना ज्यादा रहती है, जिसके कारण हमेशा कोशिश ये किया जाता है कि राज्यपाल जो बनेगा वह किसी दूसरे राज्य का के निर्वाचन क्षेत्र का व्यक्ति बनेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति कितने साल के लिए करते हैं? तो याद रखिएगा 5 वर्ष के लिए करते हैं। लेकिन यह जो व्यक्ति है यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, क्या? प्रसाद पर्यंत माने राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता है। मतलब क्या हुआ कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वैसे तो 5 वर्षों का होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक उसको उसके पद पे बना के रख सकते हैं। यह कंडीशन जो है सो अप्लाई होता है। ठीक है,
राज्यपाल की अगर बात की जाए तो राज्यपाल के पास 4 प्रकार की शक्तियां होती हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। लेकिन आपने देखा होगा जो राष्ट्रपति थे उनके पास 7 प्रकार की शक्ति थी, राज्यपाल के पास 4 प्रकार की। कौन कौन सी? तो सबसे पहले विधायी शक्ति, दूसरा न्यायिक शक्ति, तीसरा कार्यपालिका शक्ति, चौथा कौन सी शक्ति है? तो चौथी शक्ति जो है इनके पास वह कौन सी शक्ति है? वित्तीय शक्ति। ठीक है, अगर आपने राष्ट्रपति को पढ़ा होगा तो ये चारों कंडीशन भी राष्ट्रपति के अंदर इंक्लूड है, यानी राष्ट्रपति को भी ये चारों अधिकार हैं और राज्यपाल को भी चारों हैं। इसके अलावा 3 अधिकार, राजनयिक का अधिकार, आपका आपातकालीन अधिकार और सैन्य अधिकार, ये 3 अधिकार राष्ट्रपति के पास एक्स्ट्रा है, जबकि राज्यपाल की ये 3 अधिकार नहीं है। विधायी शक्ति का मतलब क्या हुआ कि राज्यपाल जो है उसके पास विधायिका अधिकार है। विधायिका क्या है? तो विधायिका जो कानून बनाती है। जैसे आपने देखा था कि राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश द्वारा कानून बना सकते हैं, उसी प्रकार के अध्यादेश द्वारा राज्य सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्यपाल को है। इसीलिए बोला जाता है कि इनके पास विधायी शक्ति है। न्यायपालिका, न्यायिक शक्ति, जैसे राष्ट्रपति को देखा था आपने कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को दिए गए किसी भी प्रकार के सजा को कम कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। उसी प्रकार से राज्यपाल भी किसी व्यक्ति को, राज्य, ध्यान रखिएगा, बिहार के अंदर बिहार हाई कोर्ट ने, बिहार न्यायपालिका ने अगर किसी राज्य को, किसी व्यक्ति को कोई सजा दे दिया है तो उसको माफ करने का अधिकार बिहार के राज्यपाल को होगा। लेकिन बिहार का राज्यपाल या फिर किसी भी राज्य का राज्यपाल फांसी के सजा को माफ नहीं कर सकता। फांसी के सजा को माफ करने का अधिकार केवल एक व्यक्ति के पास है और वह है राष्ट्रपति। क्लियर है? लेकिन बाकी सजाओं को कम कर दिया ना, जैसे मान लीजिए सश्रम कारावास का सजा मिल गया तो उसमें सश्रम हटा दिया, केवल कारावास का सजा रहेगा। बात समझ में आया? तो इस प्रकार का जो है न्यायिक कर सकता है राज्यपाल, यह अधिकार है। कार्यपालिका शक्ति आपने पढ़ा था, राष्ट्रपति जो भी काम करते हैं या राज्य देश के अंदर जो भी काम होता है, चाहे कोई भी करे, सब राष्ट्रपति के नाम पर होता है। उसी प्रकार से जो राज्य के अंदर कार्य होते हैं वो सभी के सभी राज्यपाल के नाम पर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके पास वित्तीय शक्ति है, यानी कि धन विधेयक जब भी पेश किया जाएगा तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति के पश्चात ही पेश किया जाएगा। बिना राज्यपाल की पूर्व अनुमति से आपको धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। तो ये चारों शक्तियां जो हैं आपके राज्यपाल के पास हैं। केंद्र में भी आपको राष्ट्रपति के पास धन विधेयक को पेश करने का अधिकार था। लोकसभा पेश करती है, लेकिन राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के पश्चात। उसी प्रकार से यहां भी आपको जो है पेश करते हैं कौन? विधानसभा, लेकिन किसकी अनुमति के पश्चात? तो भैया राज्यपाल की अनुमति के पश्चात। भारत में एक कंडीशन है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल रह सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 राज्यों में 28 आपके राज्यपाल हैं। कभी ऐसा हुआ कि किसी राज्य के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया तो तुरंत राज्यपाल नियुक्त नहीं हो पाना, जैसे बंगाल के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया तो बिहार के राज्यपाल को ही बंगाल का राज्यपाल, बंगाल का भी कार्यकाल सौंप दिया गया कुछ समय के लिए। कितने समय? मैक्सिमम जो है 6 महीने के लिए उनको जो है सौंप दिया गया कि भैया 6 महीना तक आप इसके कार्यकाल को देख लीजिए। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि इस स्थिति में क्या राज्यपाल को 2 गुना वेतन मिलेगा? तो नहीं, राज्यपाल को एक राज्यपाल से ज्यादा वेतन जरूर मिलेगा, लेकिन 2 राज्यपाल से कम वेतन। यह डिपेंड करता है राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर कि वह कितना इनका वेतन रखना चाहते हैं। क्लियर है? सामान्य तौर पे 6 केंद्र शासित राज्य भी हैं, केंद्र शासित राज्य भी हैं। केंद्र शासित राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं उनको उपराज्यपाल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? उपराज्यपाल। किसको? तो जो केंद्र शासित राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनको उपराज्यपाल कहा जाता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है और उसमें एक केंद्र शासित राज्य भी शामिल है तो वह उस केंद्र शासित राज्य में प्रशासक के नाम से जाना जाएगा। जैसे पंजाब का राज्यपाल, पंजाब का क्या राज्यपाल जो होता है, यही चंडीगढ़ का भी राज्यपाल होता है। लेकिन चंडीगढ़ में इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है
चंडीगढ़ में इसको कहा जाता है प्रशासक। यही मैंने अभी समझाया कि केंद्र शासित राज्यों में उपराज्यपाल होते हैं, नॉर्मल राज्यों में राज्यपाल होते हैं। लेकिन कोई एक ही व्यक्ति एक केंद्र शासित राज्य और एक नॉर्मल राज्य का राज्यपाल होगा तो उस परिस्थिति में उस नॉर्मल राज्य में तो वह राज्यपाल के नाम से जाना जाएगा, लेकिन केंद्र शासित राज्य में उसको क्या कहेंगे, प्रशासक के नाम से संबोधित करेंगे, प्रशासक के नाम से वह जाना जाएगा। क्लियर है आपका? बिहार के राज्यपाल की बात की जाए तो आरजी कार्लेकर जो हैं वो अभी आरजे कार्लेकर वह बिहार के वर्तमान टाइम में राज्यपाल हैं। ठीक है, सामान्य तौर पर यह अपने कॉमन सेंस की बात होती है कि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस दौरान विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, खास करके जिनका चुनाव जो है, जिनकी नियुक्ति साल भर के भीतर हुई हो, उसको निश्चित रूप से याद कर लीजिए क्योंकि ये सवाल आने की संभावनाएं रहती हैं। क्लियर है? तो ये ध्यान आप रखेंगे, आप देख लीजिएगा। अगर एग्जाम आपका इस साल होने वाला है दिसंबर से पहले, तो 2024 में जिन भी राज्यों में नया चुनाव हुआ है, नए मुख्यमंत्री आए हैं या पुराने मुख्यमंत्री फिर से जो है सो रिन्यूअल हो गए हैं या फिर कोई राज्यपाल चेंज हुआ है, तो उसको आप कवर कर लेंगे, यह जिम्मेदारी आपकी रही। अब देखिए, क्योंकि राज्यपाल जो होता है वो क्या होता है, राज्यपाल जो होता है यह कार्यपालिका प्रमुख होता है। क्या होता है? कार्यपालिका प्रमुख, यानी सभी काम जो होगा वो कौन करेगा, तो भैया राज्यपाल करेगा। लेकिन एक बात बताइए कि क्या पॉसिबल है पूरे राज्य की शासन सत्ता, पूरे राज्य के कार्रवाइयों के, पूरे राज्य के विभागों को एक साथ देख पाना? यह संभव नहीं है। नतीजा यह होता है कि इनकी मदद के लिए एक सदन बनाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं विधानसभा। इसी विधानसभा को हम लोग निचला सदन या निम्न सदन या आम सभा के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, वही आयु जो लोकसभा के लिए है। क्लियर है? स्वयं कंडीशन लोकसभा राज्य और विधानसभा का सेम लगभग एक जैसा ही होता है। वहां भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है, उसको भी निचला सदन, निम्न सदन, आम सभा कहते हैं, इसको भी सेम चीज कहते हैं। अब विधानसभा में बहुमत पार्टी, ठीक है। अब बहुमत पार्टी क्या हुई, ध्यान रखिएगा। जैसे बिहार विधानसभा की बात की जाए तो बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, यानी 243 सीटों में से जिस पार्टी को 122 सीटें प्राप्त हो जाएंगी वह पार्टी क्या माना जाएगा? विजयी माना जाएगा, यानी उस पार्टी को सरकार बनाने का अधिकार होगा। लेकिन कई एक दफा ऐसा होता है कि किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला ही नहीं, तो उस स्थिति में वो गठबंधन का निर्माण करते हैं, यानी अलग अलग पार्टियों से संयोग करते हैं। जैसे अभी बिहार की राजनीति को देख लीजिए, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी जो है वह कौन है? आरजेडी है, जिसके पास 79 विधायक हैं। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो है वह बीजेपी है, जिसके पास 78 विधायक हैं। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू है, जिनके पास आपको जो है 46 विधायक हैं। इसके अलावा हम हो गया, वीआईपी हो गया, ये सभी कुछ पार्टियां हैं जिनके पास अपने अपने विधायक हैं। क्लियर है? अब ध्यान से समझिए। अब राज्यपाल जो होगा, चूंकि वो अकेले काम करेगा नहीं, उसको कुछ लोग चाहिए, कुछ समूह चाहिए, तो वह उन लोगों का चुनाव सिलेक्शन कहां से करेगा? तो वह विधानसभा में जिस पार्टी को क्या होगी? बहुमत की प्राप्ति होगी। विधानसभा में जिस पार्टी को बहुमत की प्राप्ति होगी उसको इनवाइट करेगा कि भैया सरकार बनाइए। ठीक है? जिस पार्टी को बहुमत की प्राप्ति होगी उसको बोलेगा सरकार बनाइए। लेकिन अगर किसी पार्टी को बहुमत की प्राप्ति नहीं है तो जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसको इनविटेशन मिलेगा कि भैया आप आके सरकार बनाइए। ठीक है? लेकिन कुछ शर्तें होंगी। क्या शर्तें होंगी? कि 12 दिन के भीतर, अगर आप बहुमत पार्टी नहीं है लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा सीटें आपके पास हैं, बहुमत का मतलब 122 बिहार के केस में, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग हो जाएगा क्योंकि वहां सीटों की संख्या अलग अलग है। जैसे दिल्ली में 70 सीटें हैं तो 70 सीट का मतलब 35, यानी 36 सीट जिसको होगा वह बहुमत में आएगा। ठीक है? तो बहुमत आपको रखना है, तभी सरकार आपकी चलेगी। लेकिन अगर किसी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो जिसको सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त होंगी उसको राज्यपाल के द्वारा इन्विटेशन मिलेगा कि भैया सरकार बनाइए, लेकिन 12 दिन के भीतर आपको बहुमत पेश करना होगा। क्या होगा? 12 दिन के भीतर आपको बहुमत साबित करना होगा, और अगर आप 12 दिन के भीतर बहुमत साबित कर दिए तो आपकी सरकार कंटिन्यू चलेगी, अन्यथा आपकी सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। क्लियर है?
अब सरकार समझिए, ध्यान रखिएगा, सरकार अगर गिर गई तो यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इलेक्शन होगा। कई बार हमारे अंदर बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि सरकार गिर गई तब तो इलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सरकार गिर गई तो जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उससे पूछा जाएगा कि क्या आप सरकार बनाएंगे। अब सरकार समझिए, याद होगा अगर आपने लोकसभा को पढ़ा होगा तो मैंने 3 गोला समझाया था। देखिए पूरी की पूरी भारत की पॉलिटिकल सिस्टम इस 3 गोले में ही फंसी हुई है। ठीक है, ये जो बड़ा वाला गोला है इसको बोलते हैं विधायिका। ठीक है, विधायिका का मतलब क्या, 243। ये जो 243 सीटें विधानसभा की हैं यह विधायिका के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद आते हैं छोटे वाले गोले में, इसको बोलते हैं कार्यपालिका, या इसी को कह लीजिए आप सरकार। ठीक है, सरकार कौन होगा, तो जिस पार्टी को बहुमत की प्राप्ति होगी, जिस पार्टी को बहुमत की प्राप्ति होगी या जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसको इनविटेशन मिलेगा कि आइए भाई आप सरकार बनाइए। तो चूंकि इसी में से ना होंगे वो सभी लोग, तो इसी में से वो लोग मिलकर के सरकार बनाएंगे। लेकिन अगर ये सरकार बनाई अलग अलग पार्टियों से मिलकर के और ये बहुमत साबित नहीं कर पाई, यानी कि इसको 12 दिन के भीतर 122 विधायक इसके पास नहीं हुए, तो सरकार गिर जाएगी। विधायिका नहीं गिरेगा, कौन गिरेगा, ये कार्यपालिका गिरेगा भैया, कार्यपालिका गिरेगा। यानी विधायिका है तो फिर से ऑफर दिया जाएगा बीजेपी को कि आप बनाइए। बीजेपी मना कर देती है तो ऑफर मिलेगा जेडीयू को, आप बनाइए। लेकिन अगर ये सभी मना कर देते हैं तो अब क्या होगा, अब विधानसभा, विधायिका गिर जाएगा, यानी विधानसभा क्या हो जाएगा, भंग कर दिया जाएगा। और विधानसभा जब भंग हो गया इसका मतलब है कि अब इलेक्शन होगा। बात समझ में आया, सरकार गिरने का मतलब कभी इलेक्शन नहीं होता है। जैसे एज एग्जांपल समझिए बिहार के केस में, चूंकि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था, शायद 5 साल होने वाला है अगले साल ना, ऑलमोस्ट हम लोग जो है 4.5 साल के आसपास पहुंचने को हैं। तो उस 4.5 साल के अंदर देखे होंगे कि जो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान टाइम में, उन्होंने 2 अलग अलग पार्टियों के साथ सरकार बनाया नहीं। पहले उनकी सरकार जो है बीजेपी के साथ थी, बीजेपी के साथ मिलकर के उन्होंने क्या किया था, सरकार बना रखा था। फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि अपना पार्टी बदला, यानी कि सरकार गिर गई। क्यों, क्योंकि इनकी बहुमत नहीं रह पाई, ये दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। तो 78 को इसका सीट है, 46 को इसका सीट, दोनों मिलकर कितना हो रहा है देखिए, 8 6 14 7 4 7 4 11 1 12 124, यानी कि बहुमत में है। लेकिन दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। बस अब सरकार अब या तो 78 रह गई, नहीं तो 46 रह गई। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 79 के साथ, यानी सरकार गिरी, इन्होंने इसके साथ गठबंधन किया आरजेडी के साथ, फिर से सरकार आ गई। क्यों, क्योंकि अब काउंट कर लीजिए, अब क्या हो जाएगा, 125 विधायक हो गए इनके पास, चाहिए कितना, 122, सरकार फिर से बन गई। नहीं, फिर बाद में इनको इन दोनों में झगड़ा हो गया, इन दोनों में झगड़ा हुआ, फिर इन्होंने क्या किया, अपना पार्टी बदला और फिर से इसके साथ आ गए, फिर 124 हो गई। यानी कि जब तक तोड़ मरोड़ के भी 122 सीटें पहुंचता रहेगा तब तक 5 साल के पहले विधानसभा भंग नहीं होगा। लेकिन अगर ये पहुंचना बंद हो जाए, ये तीनों मना कर दे, जेडीयू छोड़ दी बीजेपी को, आरजेडी बोल दे कि नहीं हम आपके साथ सरकार नहीं बनाएंगे, तो भैया आपके साथ नहीं बनाएंगे तो या तो बीजेपी के साथ बना लो। अगर बीजेपी भी बोलते कि नहीं हम सरकार नहीं बनाएंगे, तो अब कोई भी बड़ी पार्टी थी ही नहीं जो बहुमत साबित कर पाए। उस स्थिति में विधानसभा को भंग कर देते राज्यपाल, और राज्यपाल जब विधानसभा को भंग करते तो अब इलेक्शन होता। क्लियर है, सरकार गिरने का मतलब इलेक्शन नहीं होता है, विधानसभा गिरने का मतलब इलेक्शन होगा। क्लियर है, चलिए तो हमने आपको बोला कि भैया विधानसभा जो होगा, विधानसभा इसके लिए योग्यता की बात की जाए तो 25 वर्ष अगर आपकी उम्र है और आप जो है भारत के नागरिक हैं तो आपको विधानसभा का सदस्य बनने का अधिकार है। ठीक है, अब उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में यह होगा कि जिस पार्टी को बहुमत की प्राप्ति होगी उसको राज्यपाल सरकार बनाने की अनुमति देंगे, सरकार बनाएंगे, और उस बहुमत पार्टी का जो नेता होगा, उसको राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे। क्या होगा, समझ में आ रहा है, जिस बहुमत पार्टी सरकार बनाएगी और बहुमत पार्टी का जो मुखिया होगा, कौन होगा, नेता या मुखिया, उस मुखिया को मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल नियुक्त करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता,
मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। आपने लोकसभा में देखा होगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री का भी चुनाव नहीं होता। आप कहेंगे कि सर फिर तो नालंदा से ये नीतीश जी तो लड़ते हैं, तो भैया नीतीश जी चुनाव जो लड़ते हैं वह विधायक के रूप में लड़ते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में नहीं। बात समझ में आया? मुख्यमंत्री तो तब डिसाइड होता है, कब डिसाइड होता है, आइए देखिए यहां पे, मुख्यमंत्री तब डिसाइड होता है जब इस एक लोग बहुमत में आते हैं और बहुमत मिलकर के चुनते कि नहीं चलिए आप ही को हम मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं, तो फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है। अब मुख्यमंत्री आ गए, अब मुख्यमंत्री के सहयोग से मान लेते हैं कि राज्यपाल हुए और मुख्यमंत्री दो लोग हुए। अब क्या दोनों लोग मिलकर के पूरा राज्य सरकार को संभाल लेगा? नहीं, बहुत सारे मंत्रालय होते हैं। तो मुख्यमंत्री के सहयोग से अब मंत्रिमंडल का गठन होगा, मंत्रिमंडल। ठीक है, मंत्रिमंडल का गठन होगा और मंत्रिमंडल के अंतर्गत जो है, अब फिर से समझिए इस गोले को, फिर से समझना है। ये विधायिका हो गया, इसको बोलते हैं कार्यपालिका, इसी को बोलते हैं सरकार और इसी को बोलते हैं मंत्रिमंडल। क्लियर है? ये सरकार वाला कार्यपालिका ही मंत्रिमंडल कहलाता है। मंत्रिमंडल का गठन होगा और इस मंत्रिमंडल को अब अलग कीजिए। मंत्रिमंडल को जब अलग कीजिएगा तो इसमें 3 प्रकार के मंत्री आपको देखने को मिलेंगे। एक होंगे आपके कैबिनेट, दूसरे होंगे आपके जो है राज्य मंत्री और तीसरे होंगे उप मंत्री। ठीक है, इसी के अंदर आपको राज्य मंत्री में ही स्वतंत्र प्रभार भी आ जाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र प्रभार इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये जो कार्यपालिका है वो आपको 3 भागों में बटा होता है। यही लोग मिलकर के भारत में राज्य के अंदर क्या करते हैं, फिर से शासन सत्ता को सुचारू रूप से संवैधानिक तरीकों से चलाना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री की बात की जाए तो आपको श्री कृष्ण सिंह बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री रहे थे। बिहार की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए तो आपकी जो राबड़ी देवी है वो सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री रही थी। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात की जाए तो नीतीश कुमार जो है सबसे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री रहे हैं और सबसे अधिक बार बिहार के अंदर शपथ मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले व्यक्ति जो हैं वो आपको कौन हो गए हैं, वो नीतीश कुमार हो गए हैं। इन्होंने अब तक 9 बार शपथ ग्रहण किया है। पूरे भारत में भी ये सबसे 1 नंबर पे चले गए हैं शपथ ग्रहण करने में। क्लियर है? तो ये आपका जो है विधानसभा था। अब इसी विधानसभा के अंदर एक और मंडल आता था जिसको आपने देखा था, क्या, विधान परिषद। विधान परिषद। अब मैंने बोला कि जैसे राज्यसभा को समझे वैसे ही समझ लीजिए विधान परिषद को। विधान परिषद जो होता है या आपका इसी को हम लोग उच्च सदन कहते हैं या इसी को हम लोग उच्चतम सदन भी कहते हैं। ठीक है, उच्च सदन या उच्चतम सदन इसी को कहा जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। और इनका चुनाव चूंकि अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा होता है, यानी कि आम जनता भाग नहीं लेती है, इसी के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, उच्च सदन या उच्चतम सदन कहते हैं। सामान्य तौर पे इनके चुनाव की अगर बात की जाए तो इनके चुनाव में कुछ लोगों को यानी कि 1/6 सदस्यों को राज्यपाल चुनते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपके जो है शिक्षक जो 3 साल से ज्यादा से शिक्षक हैं, इसके अलावा आपके जो है ग्रेजुएट यानी कि जो जिनको 3 साल से ज्यादा ग्रेजुएशन किए हुए हो गया है, इसके अलावा जो स्थानीय स्वशासन और नगर पालिका होती है उसके जो सदस्य होते हैं, ये सभी मिल करके विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। यही कारण है कि विधान परिषद जो है आम सभा नहीं माना जाता, उच्च सदन माना जाता है। ठीक है, पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में वर्तमान टाइम में मात्र 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है। विधान परिषद का गठन जो है वह राज्यों के बिल पास करने के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा किया जा सकता है। और विधान परिषद जो होता है अस्थायी सदन होता है, यानी कि इस विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है। जैसे कोई राज्य आपस में बैठक करे, यानी कि उसकी जो विधानसभा है और विधान परिषद बैठक करे और यह डिसाइड करे कि हम विधान परिषद को खत्म करना चाहते हैं, तो इस बिल को जब ये पास करके राज्यपाल को भेजेंगे, राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजेंगे, संसद जब उस पर अपनी मुहर दे देगी कि हाँ ठीक है भंग किया जाए, खत्म किया जाए, तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। भंग नहीं होगा, खत्म होगा। क्लियर है? विधान परिषद की बात की जाए तो भारत के 6 राज्यों में, कितने, 6 राज्यों में वर्तमान टाइम में विधान परिषद है।
कौन कौन से राज्य हैं? तो एक ट्रिक है आपका बहुत ही शानदार सा, अब तुम करना, अब तुम करना, ठीक है। A4 जो है, A4 आंध्र प्रदेश, यहां पर सीटों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 50। B4 बिहार, यहां सीटों की संख्या 75। यहां T4 तेलंगाना, सीटों की संख्या 40। यहां U4 उत्तर प्रदेश, सीटों की संख्या कितनी है? यहां 101 है। M4 महाराष्ट्र, सीटों की संख्या 78। और कर्नाटका से कर्नाटका, सीटों की संख्या 75। यानी कर्नाटक और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहां के विधान परिषद में 75 सीटें हैं, ठीक है। यही 6 राज्य हैं जहां पर हैं। वैसे अगर हम विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40, न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 और अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा का 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी किसी भी राज्य के विधान परिषद में कितनी सीटें होंगी? कम से कम 40 और ज्यादा से ज्यादा उस विधानसभा के 1/3। अब बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में 243 सीटें हैं विधानसभा में, इसका 1/3 देख लीजिए, यानी कि इसको काट कीजिएगा तो कितना आएगा? 3 8 24, 3 कम 3 81 ना। और बिहार में है कितना? 75। तो 40 से ज्यादा और 40 से ज्यादा या बराबर और 81 के बराबर या कम, इतनी सीटें होनी चाहिए, ये कंडीशन है, इसको याद जरूर रखेंगे आप। क्लियर है? आप देखिए 75 है, यानी कि बिहार में 40 से ज्यादा और 81 से कम सीटें होनी चाहिए। 75 है तो बिल्कुल उसको फुलफिल करता है। जम्मू कश्मीर जो था उसमें मात्र 36 सीटें थी जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता था। और अभी 2019 में जम्मू कश्मीर जो है 2 अलग अलग केंद्र शासित राज्यों में टूटा है, लद्दाख और आपका जम्मू कश्मीर, जिसके बाद यहां पे विधान परिषद को खत्म कर दिया गया है। मैंने पहले ही बताया कि विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए, तो ये आप समझ गए हैं। इसी में अगला हेडिंग लिखिए आप, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, ठीक है। स्थानीय स्वशासन जो है इसको हम लोग स्टडी करेंगे। वैसे स्थानीय स्वशासन को आप पीछे से ही पढ़ते आ रहे हैं। स्थानीय स्वशासन का मतलब सीधा सीधा, अगर नहीं कुछ समझ में आए तो इसको समझ लीजिए ग्राम पंचायत। भारतीय संविधान का आर्टिकल 40 जो है यह बताता है ग्राम पंचायत के बारे में। यानी आर्टिकल 40 जो है यह नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है और यह कहता है कि भैया भारत में ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ठीक है। स्थानीय स्वशासन की बात की जाए तो इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका प्रयोग जो है लॉर्ड रिपन जो है उसने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। कहां पर भैया? तो मद्रास में, ठीक है। मद्रास जो है वहां पर सबसे पहली बार नगरपालिका की व्यवस्था की गई थी। क्लियर है? तो ध्यान रखना है कि स्थानीय स्वशासन का जनक, इसी के कारण लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। हम भारतीय संविधान की बात करें तो आर्टिकल 40, इसके अलावा आर्टिकल 243 का ए से लेकर के ओ तक और आर्टिकल 243 का पी से लेकर के जेड और जेड जी तक जो है यह बताता है स्थानीय स्वशासन के बारे में। मतलब कि ऊपर वाला जो है यह ग्राम पंचायत के बारे में बताता है और नीचे वाला जो है यह आपको नगर पालिका के बारे में बताता है। क्लियर है? ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें किसकी? अनुसूची की, अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 11 जो है यह ग्राम पंचायत के बारे में बताता है और अनुसूची 12 जो है यह आपको नगर पालिका के बारे में बताता है। आपने पढ़ा भी होगा, जब हम अनुसूची पढ़ा रहे थे उस समय आपको जो है 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। 12वीं 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 92 में ही जोड़ी गई। और आपको जो है 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का व्यवस्था किया गया। ठीक है। अगर हम बात करें किसकी? हम बात करें भाग की, तो भाग 9 जो है यह ग्राम पंचायत के बारे में बताता है और आपका भाग 9 का क जो है यह किसके बारे में बताता है? नगर पालिका के बारे में। ठीक है, 9 का क जो है यह नगर पालिका के बारे में बताता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। यानी ग्राम पंचायत जो है और नगर पालिका यानी स्थानीय स्वशासन जो है यह संवैधानिक
चीजें हैं, क्योंकि संविधान में इसके बारे में वर्णन किया गया है। क्लियर है? चलिए, इसी में अगर हम बात करें कि भारत में जो वर्तमान टाइम में स्थानीय स्वशासन है ये कैसी है, तो ध्यान रखिएगा त्रिस्तरीय है। भारत में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायती व्यवस्था है, जो बलवंत राय मेहता समिति की देन है। बलवंत राय मेहता समिति की देन है। इन्होंने कैसे दिया था तीन स्तरीय, तो ध्यान रखिएगा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा इन्होंने दिया था पंचायत स्तर पर पंचायत समिति, और तीसरा इन्होंने कहा था जिला स्तर पर जिला परिषद। यानी इन्होंने त्रिस्तरीय ग्राम पंचायती व्यवस्था जो दिया था उसका कंडीशन ऐसा था कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, पूरे भारत के अंदर पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 4 स्तरीय ग्राम पंचायती व्यवस्था है। वहां पे चौथा जो है वह राज्य स्तर पर राज्य परिषद, राज्य स्तर पर राज्य परिषद, ये 4 कंडीशन वाले पंचायती व्यवस्था है, जबकि बाकी राज्यों में आपको त्रिस्तरीय ग्राम पंचायती व्यवस्था है। इसी में एक व्यक्ति का और नाम आता है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। आपसे पूछा जा सकता है कि द्विस्तरीय ग्राम पंचायती व्यवस्था का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो याद रखिएगा अशोक मेहता समिति जो है इन्होंने द्विस्तरीय ग्राम पंचायती व्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिस्तरीय ग्राम पंचायती व्यवस्था का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो बलवंत राय मेहता समिति जो है इन्होंने त्रिस्तरीय ग्राम पंचायती व्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया था। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में सबसे पहले ग्राम पंचायती व्यवस्था लागू करने वाला राज्य जो था वह कौन था, वह था भैया राजस्थान। कौन था, तो याद रखिएगा राजस्थान। राजस्थान ने सबसे पहले ग्राम पंचायती व्यवस्था लागू किया था। कब, 2 अक्टूबर 1959 को। कहां किया था, तो ये अपने एक जिला में किया था जिसका नाम था नागौर। राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले ग्राम पंचायती व्यवस्था लागू हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए दूसरा राज्य कौन है, तो दूसरा राज्य जो है आंध्र प्रदेश। यानी ग्राम पंचायती व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में नगरपालिका सबसे पहले कहां था, तो याद रखिएगा मद्रास। मद्रास में सबसे पहले नगरपालिका थी। कब, तो 1667 ईस्वी में। ठीक है, यहां पर 1667 में ही नगरपालिका का प्रावधान किया गया था। कहां पर, मद्रास में। 67 नहीं, 87, 1687 में मद्रास में आपको नगरपालिका व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। क्लियर है आपका, ये ध्यान रखेंगे आप। अगर हम ग्राम पंचायत का सदस्य बनना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु हमारी कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। अगर आप 21 वर्ष के हैं तो ग्राम पंचायत का सदस्य बन सकते हैं। यानी जैसे मुखिया में खड़ा होना हो, आपको वार्ड कमिश्नर में खड़ा होना हो, पंचायत समिति में खड़ा होना हो, तो आप जो है 21 वर्ष की उम्र आपकी कम से कम होनी चाहिए, तभी आप खड़ा हो सकते हैं। अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत 29 विषय है जिस पर ग्राम पंचायत कार्य कर सकती है, जबकि नगरपालिका के अंतर्गत जो है आपको 18 विषय हैं। कितने विषय हैं, 18, जिस पर नगरपालिका क्या कर सकती है, काम कर सकती है। याद रखिएगा ग्राम पंचायत के लिए 29 और नगरपालिका के लिए 18 विषयों का प्रावधान किया गया है जिस पर वे कार्य करेंगी। क्लियर है? चलिए, आपका यहीं पर पॉलिटी होता है समाप्त। अब इससे रिलेटेड सवाल वगैरह बनाइए। अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग जो है सो हमसे सवाल कंसल्ट कर सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि कुछ एक सभी टॉपिक जो हमने पढ़ाया है वहां से रिलेटेड कुछ सवालों का एक सीरीज चला दूं, ताकि आपका जो है रिवीजन भी हो जाए कि चलिए आपने पढ़ा है तो उससे सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मिलते हैं हम लोग कल फिर इसी पर। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू। इसके बाद आपका जो है या तो फिजिक्स या फिर ज्योग्राफी, दोनों में से कोई एक चलेगा। मोर देन चांस है कि फिजिक्स चलेगा, साइंस जो है सो चलाने के चांस ज्यादा है। ठीक है, थैंक यू।